हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आज हम लेकर के एक नई सीरीज और इसका नाम है साइंस सीरीज। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान विषय के बारे में। कक्षा 10 में जो आपका साइंस का सिलेबस है उसको हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं और इसके लिए हमने सीरीज का आगाज कर दिया है और आज से आपको इसके भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला वीडियो किस का है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान विषय के बारे में, यानी कि साइंस। बेसिकली साइंस आप सभी पढ़ते हो, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। व्हाट इज साइंस? आप विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं? क्या होती है विज्ञान? तो देखिए, साइंस किसे कहते हैं? साइंस यानी कि विज्ञान हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं या हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जिन घटनाओं का निर्माण कर सकते हैं, उन सभी घटनाओं के पीछे के कारणों को जानना, उनको पहचानना, उनको सत्यापित करना और उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, यह सब कुछ हम विज्ञान में शामिल करते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम परिभाषा बनाएं तो परिभाषा ये बनेगी कि विज्ञान प्रकृति से प्राप्त ज्ञान और प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के सुव्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है। या फिर मैं कहूं तो सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में, कि प्रकृति से प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कई लोग जो है वो इसे पढ़ भी नहीं पाते हैं। एक्चुअल में भी विज्ञान ना होकर के क्या होता है? विज्ञान होता है। बिकॉज ये जो ग है, ये एक्चुअल में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं गे, जबकि ये ग नहीं है। ये किसके योग से बनता है? ये इसके योग से बनता है और इसको बोलते हैं आई। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता? विज्ञान। क्या बनेगा? विज्ञान, नॉट विज्ञान। ठीक है बेटा जी। तो ये मैंने साइंस के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि विज्ञान क्या होती है और विज्ञान कहते किसे हैं। अब देखिए, सामान्य तौर पे इस विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं जो आपके सिलेबस में डाले जाते हैं। एक होता है बेटा फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बेटा बायोलॉजी। यानी आपकी जो साइंस की पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 कैटेगरी के हिसाब से चैप्टर डाले गए हैं। आप देखेंगे शुरू के 1 से लेकर 4 जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री के, उसके बाद 5 से लेकर के 8 जो पार्ट है वो है बायोलॉजी के, और 9 से लेकर के 12 जो पार्ट है वो किसके हैं? फिजिक्स के। अब आप कहोगे सर चैप्टर तो 13, आप मजाक कर रहे हो। बेटा 13वां जो चैप्टर है वो पर्यावरण से रिलेटेड है और जो विज्ञान में ही आता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो देखिए, 1 से 4 जो चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में हम कहते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? रसायनों का विज्ञान कहते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम अभिक्रियाओं के बारे में, किसी पदार्थ की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में जो भी वस्तु है आखिरकार उनका नेचर क्या होता है। बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान होता है, तो जाहिर सी बात है जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार फिजिक्स जो होता है ये भौतिक विज्ञान होता है और इसे मापन का विज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें हम चीजों को तोलना, नापना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब मेजरमेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं आखिरकार वो विज्ञान की किस किस शाखा के टॉपिक लिए गए हैं। तो 3 शाखा इसमें होती है और तीनों शाखाओं के इस प्रकार से टॉपिक आपको दिए गए हैं। हमारी ये जो सीरीज है विज्ञान सीरीज, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हम लेंगे फिजिक्स का, उस चैप्टर का मैं नाम लिखता हूं और हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में प्रकाश को बेटा कहा जाता है लाइट। क्या कहते हैं इसको? लाइट। अब थोड़ा सा हम इसका इंफॉर्मेशन समझते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट क्या होती है? आप अगर देखेंगे तो हमें हर जगह लाइट दिखाई देती है। एक्चुअल में आप गलत बोलते हैं इस बात को, हमें हर जगह लाइट दिखाई नहीं देती। एक्चुअल लाइट की वजह से हमें हर जगह दिखाई देती है। यहां पर अगर आसपास में लाइट है तो आज आप मुझे देख पा रहे हो, आप अपने आसपास किसी भी चीज को देख पा रहे हो, बिकॉज लाइट आपके पास में है। सोच के देखिए, कल्पना करिए, अमावस्या की एक बिल्कुल काली घनी रात है और वहां बिल्कुल भी उजाला नहीं है, आसपास में कोई बल्ब वगैरह, मोमबत्ती वगैरह कुछ भी नहीं है।
क्या आप उस कंडीशन में किसी चीज को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर छोटी सी आपको चांद की चांदनी भी मिल जाए, वहीं अगर पूर्णिमा की रात की अगर मैं बात करूं, तो चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे कि दिन सा है, या आपको अच्छे से सब कुछ नजर आने लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि चांद का थोड़ा सा प्रकाश भी हमें चीजों को दृश्य देखने में मदद करता है। तो सिंपल सी अगर हम बात समझे तो प्रकाश एक्चुअल में क्या है? प्रकाश एक ऐसा कारक है जो हमारे लिए वस्तुओं को क्या करता है बेटा? दृश्य बनाता है। अगर मैं कहूँ इंग्लिश में, तो ये वस्तुओं को हमारे लिए क्या करता है बेटा? विजिबल करता है, देखने योग्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम दुनिया में किसी चीज को भी नहीं देख पाते। अब हमें पता चलेगा कि ये है क्या। भाई दृश्य तो बनाता, समझ में आया, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? तो बेटा प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं या फिर प्रकाश ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसे सौर ऊर्जा के नाम से ही क्यों जानते हैं? क्योंकि बेटा पृथ्वी पर ये जो प्रकाश है वो केवल और केवल कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर ये जो प्रकाश है किसके माध्यम से प्राप्त होता है? सूर्य के माध्यम से प्राप्त होता है। और सूर्य को हम सौर कहते हैं, इसलिए सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसे हम सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो दो डाउट क्लियर करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कोई पदार्थ नहीं होता। अगर आपने कक्षा 9th का पहला चैप्टर पढ़ा है हमारे आसपास के पदार्थ, तो वहां अपने पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन थी? कि पदार्थ वह होता है जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान हो और जो जगह घेरता हो, यानी जिसका कोई आयतन हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे इस कमरे के अंदर फिलहाल में प्रकाश फैला हुआ है। अब जैसे मैं मानता हूं कि यहाँ प्रकाश है, इसका मतलब प्रकाश ने जगह रोक रखी है। ये लीजिए मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया, अब प्रकाश कहाँ चला गया? मेरे हाथ के ऊपर, यानी इस जगह जहां प्रकाश था वहां मैंने कोई और चीज रखी तो प्रकाश ऑटोमेटिक वहां से गायब हो गया। इसका मतलब प्रकाश खुद कोई जगह नहीं घेरता, हम वहां पर कोई चीज रखेंगे वो हटा देगी प्रकाश को। उसके बजाय आप दूसरी उदाहरण लीजिए, जैसे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ भी रखूंगा तो वो बोर्ड के ऊपर आएगा, ना कि वो बोर्ड को हटा देगा। बोर्ड अपने आप नहीं हटेगा क्योंकि बोर्ड ने इतनी जगह घेर रखी होती है। ठीक है बेटा? तो प्रकाश जो है वो ना तो जगह घेरता और ना प्रकाश में वजन। क्या आपने कभी प्रकाश को तोला है? हम ये तो कहते हैं उजाला बहुत ज्यादा है, कोई छोटा बल्ब होता है वाट में तोला जाता है कि ज्यादा उजाला है कम उजाला है, लेकिन प्रकाश को वजन में नहीं तोल सकते। वो इसकी पावर होती है, जो आप देखते हो 2 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का बल्ब, वो इसकी पावर को देखा जाता है कि इसकी पावर कितनी है, कितनी तेज रोशनी देता है, लेकिन इसका वजन नहीं होता है वो। इसका मतलब ना तो प्रकाश का कोई आयतन है ना प्रकाश का कोई वजन है। इसलिए प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, उसी रूप में से एक रूप है जिसका नाम क्या है? प्रकाश या सौर ऊर्जा। क्लियर है बेटा? ये जो ऊर्जा होती है वो वस्तुओं को क्या करती है बेटा? दृश्य बनाती है। दो बातें हमने पढ़ी। प्लस में ये आती कहां से है? सूर्य से। और सूर्य आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य एक प्रकार का क्या है बेटा? तारा। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ये पृथ्वी के नजदीक है इसलिए हमें गोल दिखाई देता है, और वैसे तारे 5 कोने के होते भी नहीं है, ये हम बाद में सीखेंगे। तो सूर्य एक प्रकार का तारा, और जितने भी तारे होते हैं वो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं। पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है और इसका कोई खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है हमारी धरती के लिए, और यहां से प्रकाश धरती पर पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश है सूर्य का वो धरती पर पहुंचता है, तो पहुंचने के लिए किसके माध्यम से आता है? किरणों के माध्यम से आता है। प्रकाश किसके माध्यम से आता है बेटा? किरणों के माध्यम से आता है धरती पर। और अगर आप देखेंगे किरण क्या होती है, तो किसी भी स्रोत से निकलने वाली ऐसी रेखा जो केवल एक दिशा में आगे बढ़ती हो, इसे हम क्या कहते हैं? किरण। तो प्रकाश सदैव किरणों के रूप में आता है। और तो और ये किरणें जो होती है वो सदैव सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। तो मैं लिखूंगा प्रकाश जो होता है वो भी सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश किरणों के माध्यम से गमन करता है, और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश की जो किरणें होती है वो किसी ना किसी माध्यम में से तो गुजरती होगी, लेकिन इनको अगर माध्यम ना मिले तो भी बेटा प्रकाश की किरणें तो गुजरेगी। तो एक विशेष बात क्या है? प्रकाश की किरणों को गुजरने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मुझे कहीं जाना है तो माध्यम का मतलब हो गया साधन। मैं बस में बैठ के जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, साइकिल पे बैठ के जाऊंगा। अब हो जाओ कोई साधन ना मिले तो मैं पैदल चला जाऊंगा। सेम प्रकाश के साथ में ये ठोस में से गुजर सकता है, द्रव में से गुजर सकता है, गैस में से गुजर सकता है,
और अगर तीनों ही ना हो तो निर्वात में भी ये आराम से चल सकता है। आप यहां पर क्या लिखेंगे, प्रकाश किरणों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। और अब इसकी विशेष बात, प्रकाश जो होता है वो दुनिया में सबसे तीव्र होता है। प्रकाश का जो वेग होता है प्रकाश किरणों का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। और ये जो वेग होता है वो कौन से माध्यम में होता है बेटा, निर्वात में होता है। अब आप पूछेंगे निर्वात क्या होता है, तो देखो निर्वात का अर्थ होता है निर प्लस वात। निर यानी नहीं है, वात यानी वायु। ऐसी जगह जहां पर हवा नहीं है उस जगह को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश का सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो निर्वात के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं होता, तो प्रकाश को कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो आराम से चला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैफिक ना हो तो गाड़ी अच्छे से चलती है। तो वायु के कण होते हैं, द्रव के कण होते हैं, वो तो बीच में रुकावट डालते हैं। अब वायु नहीं है तो कोई रुकावट वाला ही नहीं है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है। सवाल आता है इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड याद रखना बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग है। याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है। या सामान्य भाषा में मैं समझूं तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर प्रकाश ट्रेवल करता है। और ये बहुत ज्यादा स्पीड होती है, दुनिया में सबसे तेज जो चलता है वो प्रकाश चलता है। अब जैसे जैसे आप माध्यम बदलेंगे, निर्वात के बजाय आप द्रव माध्यम में आएंगे तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, और अगर ठोस में आएंगे तो प्रकाश का वेग सबसे कम हो जाएगा। यही अगर मैं बात करूं, अगर आप गैस माध्यम की बात करें तो निर्वात से कम गैस में, गैस से कम द्रव में, और द्रव से कम ठोस में। सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो निर्वात में है, और सबसे जो कम स्पीड है वो किसमें, ठोस में। लेकिन प्रकाश चल सभी माध्यमों में सकता है। क्लियर है बात। तो ये बेटा हमने प्रकाश की एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। किसी को अगर इनमें कोई दिक्कत है तो बताइए। प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाने वाला एक कारक है। प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। प्रकाश सदैव किरणों के माध्यम से गमन करता है, और इन किरणों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो वायु में या निर्वात में सर्वाधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे ये माध्यम परिवर्तित होते जाते हैं प्रकाश का वेग घटता जाता है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप मेरे पास से हैंड रिटन नोट्स मंगवा भी सकते हैं, केवल आपको कमेंट करना, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा। ठीक है बेटा जी। तो आगे देखिए, अभी प्रकाश की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हुई है। प्रकाश जो होता है वो कुछ गुण दर्शाता है। प्रकाश क्या करता है बेटा, कुछ गुण दर्शाता है। कौन कौन से वो गुण हैं, पहले नंबर पे देखे ना विवर्तन, सेकंड नंबर पे आते हैं परावर्तन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है अपवर्तन, फोर्थ नंबर पे आता है व्यतिकरण, और बेटा पांचवें नंबर पे क्या आता है, पांचवें नंबर पे आता है ध्रुवण। तो ये बेटा प्रकाश है, और ये प्रकाश के 5 गुण हैं, जो कि प्रकाश 5 गुणों को दर्शाता है। कौन कौन से हैं, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। प्रकाश की विशेषता है कि ये 5 गुणों को दर्शाता है। आपके सिलेबस के अंदर विवर्तन है, और चूंकि आपको प्रकाश के चैप्टर के नाम में ही दिख रहे परावर्तन और अपवर्तन, ये 2 आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास में आते हैं। तो हम जाहिर सी बात है इन 3 गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले इस चैप्टर में। अब सवाल ये आता है कि ये 3 गुण कैसे पता चले। तो बेटा स्टार्टिंग में आपको छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, वैसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, बट सुन लेते हैं कि प्रकाश जो है वो स्टार्टिंग में जब वैज्ञानिक इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गया। मतभेद इस बात को लेकर के था कि आखिरकार में प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है। तो कई लोग ये कह रहे थे कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण के आधार पे है, मतलब प्रकाश बहुत सारे कणों से मिलकर के बनता है, और ये कण किसी सतह पे जाकर के टकराते हैं, इस वजह से प्रकाश फैलता है, और आप देखते होंगे प्रकाश फैलता है। तो कुछ वैज्ञानिक इस पक्ष में थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पक्ष में थे कि प्रकाश एक तरंग की तरह लहरता हुआ गति करता है, और इसीलिए वो इधर उधर मुड़ भी जाता है, वरना प्रकाश ऐसे घूमेगा थोड़ी, कण होता तो वो घूमता थोड़ी। तो प्रकाश कैसा है, तरंग है। और इसी बीच प्रकाश कण है या तरंग है, वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद था। फिर एक क्वांटम सिद्धांत दिया गया प्लांक के द्वारा, और उसने कहा कि बहस क्यों करते हो, मान लेते हैं कण भी है और मान लेते हैं क्या है, तरंग। मतलब कभी कभी सिचुएशन में कण हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन में तरंग हो जाता है, और ऐसा मान करके प्रकाश का फिर ड्यूअल नेचर हो गया। ड्यूअल नेचर का मतलब द्वैत प्रकृति, यानी कि अब से हम प्रकाश की कितनी प्रकृति मानते हैं, द्वैत, यानी कि डबल हिस्से मानते हैं। एक होता है कण प्रकृति और दूसरा वाला होता है तरंग प्रकृति। और ये बता किसने दिया था, डे ब्रोगली ने। ठीक है, तो बस एक बार आपको छोटा सा एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि
कि प्रकाश डबल नेचर का होता है, यानी द्वैत प्रकृति दर्शाता है, कण प्रकृति भी दर्शाता है और तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। ठीक है बेटा जी, ये हो गई प्रकाश की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। अब बेटा हम इन गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले गुण उठाऊंगा विवर्तन। बहुत ही आसान सा गुण है और क्या होता है वो देखिए, सिंपल सा गुण है प्रकाश का विवर्तन। देखिए विवर्तन क्या होता है, मान लीजिए प्रकाश यहां इस स्रोत से निकल करके जा रहा है और आपको पता है प्रकाश जो किरणें होती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधे जा रहा है। लेकिन प्रकाश के मार्ग में कुछ इस प्रकार राउंडेड वस्तु आ जाए जिसके किनारे जो है वो बहुत ज्यादा बारीक हो, तो प्रकाश सीधा जाने के बजाय इसके किनारों पर ऐसे घूम जाएगा और ये प्लेट जो है वो हमें एक प्रकार से चमकती हुई दिखाई देगी। एक्चुअल में हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रकाश सीधा निकलता है, लेकिन अगर बारीक वस्तु आ जाए बीच में तो इसके किनारों पर घूम जाएगा, ना कि सीधा जाएगा। बस यही गुण क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश के मार्ग में आने वाली अपारदर्शी वस्तु अत्यंत बारीक हो तो प्रकाश उसके किनारों पर मुड़ जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्लियर हुई बेटा बात। यदि प्रकाश के मार्ग में आने वाली वस्तु अत्यंत बारीक हो तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्लियर है बेटा बात कि प्रकाश सीधा जा रहा था, घूम गया और ये क्या हो गया विवर्तन। अगर प्रकाश सीधा जा रहा है तो नॉर्मल बात है, प्रकाश अगर घूम गया तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी विवर्तन। और आपके केवल इसकी परिभाषा दे रखी है और इसके बारे में आपके ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो गया विवर्तन का गुण। अब बेटा हम चलते हैं दूसरे गुण के ऊपर। उम्मीद करता हूं विवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो गुण है वो कौन सा है, परावर्तन। अब चूंकि ये तो आपके चैप्टर ही है, इसका तो नाम भी दिया हुआ है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बेटा। अब क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो परावर्तन का मतलब होता है पुनः लौटना। परावर्तन का मतलब क्या लेंगे हम, पुनः लौटना। अब इसको समझते हैं, ये कोई सतह है, ठीक है। अब सामान्य सतह से तो टकराकर प्रकाश वापस आएगा नहीं, आर पार भी तो जा सकता है, जैसे कांच के आर पार हो जाता है। तो मैं एक सामान्य से कांच को अगर बनाना चाहता हूं परावर्तन वाला, तो मैं इसके पीछे बेटा क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पॉलिश, ताकि ये एक तरफ से बिल्कुल डार्क हो जाए ताकि परावर्तन हो सके या प्रकाश जो है वो टकरा करके वापस आ सके। तो ये मैंने क्या कर दी बेटा, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश। क्या किया है मैंने, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, यानी ऐसे पदार्थ की पॉलिश की है जो प्रकाश का क्या कर दे, परावर्तन कर दे। और आपसे अगर मैं सवाल पूछूं ऐसा सबसे बढ़िया पदार्थ बताइए, तो बेटा ऐसा सबसे बढ़िया पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सही आंसर होना चाहिए चांदी। जी हाँ, इसे हम Ag के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सामान्य भाषा में इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर। ठीक है, प्रकाश परावर्तन करेगा परावर्तक पदार्थ से टकरा के, और सबसे बढ़िया परावर्तक पदार्थ कौन सा होता है, चांदी। अब आप देखते हैं कि परावर्तन कराने के लिए हम चांदी का यूज तो नहीं कर सकते ना हर जगह, तो सामान्य तौर पे इसके जगह कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तत्व Al, यानी एल्यूमिनियम। किसका लेप होता है बेटा, यहाँ पर एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है, चांदी का लेप नहीं किया जा सकता, आप भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य तौर पे एक सतह थी और मैंने किसी परावर्तक पदार्थ का लेप करके इसको परावर्तक सतह में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर देखिए ये कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और आकर के सीधी सतह पे टकराएगी। जैसे ये सतह से टकराएगी परावर्तन होगा, परावर्तन होने का मतलब ये प्रकाश को पुनः लौटा देगा। आया किस तरफ से था, इधर से, तो वापस इसी तरफ लौटा देगा और ये इसी तरफ घूम जाएगा, ये लीजिए। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। बहुत आसान है, परिभाषा बना लेते हैं कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकल के आता है और किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे ये हवा से आया तो हवा में लौट जाता है, द्रव से आया तो द्रव में लौट जाता है, ठोस से आया तो ठोस में लौट जाता है। तो यहाँ पर पूरी हवा है। अब ये एंगल तो बनेगा बीच में, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर हम दीवार पे बॉल भी फेंकते हैं, अगर वो किसी एंगल पे तिरछी करके फेंकते हैं तो वो तिरछी होकर के जाती है। तो ये रीजन यहाँ पर है कि प्रकाश किरण जब किसी
परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है बेटा? परिभाषा को आप अपने हिसाब से और भी थोड़ा जोड़ तोड़ सकते हैं, जैसे कि प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका, प्रकाश किरण किसी माध्यम स्रोत से निकल करके किसी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी तरफ वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा ये डायग्राम शो करते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक किरण है जो कि सीधी आकर के यहाँ पर टकरा रही है, ये दर्पण पे आ रही है, इसलिए इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। क्या नाम देंगे बेटा इसको हम? आपतित किरण। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोल देंगे इसको? इंसिडेंट रे। ये किरण टकराई और टकराने के बाद वापस जा रही है, क्योंकि इसका क्या हो चुका है? परावर्तन। इसलिए परावर्तन होने के बाद इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब चूंकि हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो एंगल बेटा हम कभी भी सतह के साथ में एंगल नहीं देखते। तो बेटा एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे? बीचों बीच यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं, और आपको पता है अभिलंब 90 डिग्री पे डाला जाता है, तो ये टोटल ऐसे समझो 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? ये हो गया एक अभिलंब, ठीक है, तो दर्पण पे डाला गया था। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कोण आई के साथ में। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में ये जो कोण बन रहा है, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे बोलते हैं कोण आर, बिकॉज परावर्तन की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है, आपतित की किरण आई से स्टार्ट होती है, तो इस हिसाब से हमने ये नाम रख दी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, ये हो गई परावर्तन की परिभाषाएं और परावर्तन का डायग्राम। क्लियर है बेटा जी? अब जब हमने परावर्तन के बारे में देख लिया, तो अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। और बेटा आपको याद रखना है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दर्पण के या परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, और आप जरा गौर करें, वो बिंदु ये है। इसी बिंदु पे देखो आपतित किरण भी आ रही है, इसी बिंदु से परावर्तित किरण भी जा रही है, और इसी बिंदु पे अभिलंब हमने डाला है। तो सारे के सारे, सतह तो बहुत बड़ी थी ना, आती यहाँ से जाती यहाँ से, अभिलंब कहीं और डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना हमने। इसका मतलब क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, और ये परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन की विशेषता होती है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोण I = कोण R। यानी कि ऐसे समझिए, अगर मैंने किसी किरण को 30 डिग्री के एंगल से किसी सतह पे डाला है, तो बेटा वो वापस परावर्तित होकर कितनी डिग्री पे जाएगी? 30 डिग्री पे जाएगी। क्लियर है? और याद रखना, ये एंगल हमेशा अभिलंब के साथ में नापा जाता है। तो जितना I का मान होगा उतना R के मान, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर है बेटा जी? और अब आज एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर मैं किरण को अभिलंब की दिशा से ऐसे डालता हूं, ध्यान रहे किरण में कहां से डाल रहा हूं? ऐसे। तो बताइए इस कंडीशन में आपतन और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बिल्कुल, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा जी? क्वेश्चन ये है, यदि आपतित किरण अभिलंब की दिशा में आए, अभिलंब की दिशा में हो, तो कोण R का मान बताइए। और ये सारा आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट करेंगे कि सर हमें नहीं आता है, बिल्कुल मैं अगले वीडियो में इसका जवाब जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको परावर्तन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, साइंस के भी वीडियो इस चैनल पे डले, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और एक छोटा सा प्यारा सा आपको कमेंट देना है कि सर कैरी ऑन या कंटिन्यू दिस सेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उम्मीद के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।